गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद पुष्कर में। तो लास्ट वीडियो में फिरोज शाह तुगलक के पढ़ने के बाद आज के वीडियो में हम लोग तुगलक वंश का संभवतः लास्ट वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग परवर्ती तुगलक शासकों के बारे में चर्चा करने के साथ साथ तैमूर लंग के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा छोटा सा पीरियड है तैमूर लंग का, आक्रमण करके 15 दिन के बाद लौट जाता है। उसके बाद हम लोग तुगलक वंश के जो पतन के कारण हैं उन पर थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या पतन के कारण है तुगलक वंश के खत्म होने के। तो जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए दर्शक हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से जीएस संबंधी विषयों की तैयारी कर रहे हैं और कंटिन्यू होकर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि रेगुलर अपलोड होते रहे। ओके, तो जो नए व्यूअर्स हैं, नए दर्शक, उनको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस पर भारतीय संविधान और प्राचीन इतिहास के सिलेबस पूरा कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मेडिवल हिस्ट्री चल रही है जिसमें हम लोग लगभग 70% सिलेबस पूरा कर चुके हैं। मेडिवल हिस्ट्री का नहीं, दिल्ली सल्तनत का लगभग 70% पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करने से पहले जो लास्ट टाइम में मैंने ट्यूलिप और आयुष नाम की आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का आयुष फुल फॉर्म पूछा था, उसका मैंने आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगा। ओके, आज का जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग पोर्शन से फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि भारत पर सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था, ये तो अब चर्चे में है, लेकिन भारत में भारतीय सबसे पहले इस्लाम से कब परिचित हुए, कब किसी मुस्लिम शासक ने भारत पर अटैक किया था। ठीक, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करिएगा। दूसरा क्वेश्चन इजी है कि भारत में किस शासक ने सबसे पहले जजिया कर इंट्रोड्यूस किया था। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है, चर्चा में हम लोग अभी रिसेंटली कई बार हम लोग चर्चा कर चुके। तो जजिया कर फर्स्ट ऑफ ऑल किस शासक ने लगाया था। दूसरा कर भारत में फर्स्ट ऑफ ऑल कब किसी मुस्लिम शासक ने अटैक किया था, मतलब भारतीय कब पहली बार इस्लाम से परिचित हुए थे, किसी मुस्लिम शासक से परिचित हुए थे, भारी अटैक कब हुआ था। ओके, इसका आंसर मुझे बताएं। चलिए अब हम चलते हैं, जो लास्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे। फिरोज शाह तुगलक की 1388 में मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके पहले जब परवर्ती शासकों के पहले आप लोग थोड़ा सा पहले देख लें, फिरोज शाह तुगलक की जो डायनेस्टी थी उसको देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक कि जो इसकी डायनेस्टी थी उसको थोड़ा सा समझ लें, नहीं तो कंफ्यूजन यहीं क्रिएट होने लगता है। 3 पुत्र थे, जफर खान, फतेह खान और मोहम्मद बिन फिरोज। 3 पुत्र थे और इसी का नाम मोहम्मद खान, मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह और शहजादा महमूद। कुछ राइटर्स ने शहजादा महमूद भी लिखा है, तो ये सब इसी के नाम है। ओके, अब जफर खान का 2 पुत्र थे, एक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जिसको हम लोग तुगलक शाह भी कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक 2। और दूसरा पुत्र था नुसरत शाह। ठीक, अब नुसरत शाह का भी एक पुत्र था दौलत खान। बस यही चीज समझनी है आपको, दौलत खान। ओके, ये हो गया। अब यहां पे आते हैं फतेह खान का। फतेह खान के पुत्र का नाम था अबू बकर और अबू बकर के 2 पुत्र थे, हुमायूं खान, जिसको हम लोग अलाउद्दीन सिकंदर शाह भी कहते हैं। ठीक, इसने जो अलाउद्दीन सिकंदर शाह से नाम से गद्दी बैठा था। और दूसरा नाम था नसरुद्दीन शाह। ठीक, और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पुत्र है कि नहीं ये अभी रिकॉर्ड नहीं है, तो बाकी हमको इतने से काम चल भी जाएगा। ओके, याद रखिएगा फिरोज शाह के 3 पुत्र थे, जफर खान, फतेह खान, मोहम्मद बिन फिरोज। फिर जफर खान के 2 पुत्र थे, गयासुद्दीन तुगलक, जिसे तुगलक शाह भी कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय या तुगलक शाह, और नुसरत शाह का पुत्र है दौलत खान।
और फतेह खान का पुत्र है, जस्ट मैं उल्टा लिख गया हूँ ये, ठीक है, ये मैं उल्टा लिख गया हूँ, थोड़ा सा याद नहीं रहा मुझको, ये फतेह खान नहीं, ये जफर खान है, ठीक है, थोड़ा सा फतेह खान, ओके। अब जफर खान का पुत्र था अबू बकर, जिसका दो बेटे थे, हुमायूं खान और नसरुद्दीन शाह। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बाद 1388 से लेके 1414 तक 26 सालों में ही तुगलक वंश खत्म हो जाता है। उसमें लगभग 4 से 5 शासकों ने शासन कर लिया। अब उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य सबसे बड़ा था, सबसे ज़्यादा विस्तृत था। लेकिन उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे साम्राज्य सिकुड़ा नहीं, मतलब कंसोलिडेट नहीं हुआ, ना ही बढ़ा, स्थिर रहा। लेकिन इसके बाद कहा जाए राजनीतिक सूक्ष्मदर्शिता की कमी या योग्य शासकों की कमी के कारण धीरे धीरे शासन सिकुड़ता चला गया। और एक जब नसरुद्दीन महमूद शाह, ये ठीक है, इसके टाइम पर एक टाइम ऐसा आ जाता है 1412 के आसपास कि दिल्ली सल्तनत का शासन इतना संकुचित हो जाता है कि लोग व्यंग करते हुए कहते हैं, कहावत कही जाती है कि जगत के स्वामी या शहंशाह का शासन दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। पालम दिल्ली से 7 किलोमीटर दूर एक आधुनिक हवाई अड्डा है, आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ तक इतना संकुचित हो गया था। ठीक, धीरे धीरे अब यहाँ से तो दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश का कहा जाए क्षय होना शुरू हो जाता है। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय तुगलक शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है 1388 में। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये एक अयोग्य शासक होता है, आमोद प्रमोद ने पढ़ा होता है, अनुभवहीन होता है, उत्तरदायित्वहीन, अपनी लाइबिलिटी को समझ नहीं होता है, अपनी लाइबिलिटीज़ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ नहीं रहा होता है। तो उलेमा अमीर जो सब मिलकर इसको अपने पद से हटा देते हैं और अबू बकर को यहाँ पर बैठा देते हैं। अबू बकर ये 89 to 90 तक बैठा। लेकिन इसी बीच एक और नया कैरेक्टर सामने आ गया, मोहम्मद बिन फिरोज। मैंने बताया था वो भाग गया था, फिर जब फिरोज शाह युद्ध में सामने आ गया तो मोहम्मद बिन फिरोज भाग गया था ना, अब ये वापस आ गया, ये वापस आ गया है। और इसी का नाम अलग अलग बुक में क्या लिखा रहता है, मोहम्मद शाह, मोहम्मद खान, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, शहजादा मोहम्मद, ये सब इसके नाम लिखे रहते हैं। ठीक, तो ये अब इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है, ये जीत जाता है और ये लगभग 90 to 94 तक शासन करता है फिर से, यानी ये तीसरा बेटा ये आ गया। अब इसके बाद जब ये इसकी मृत्यु हो जाती है, अब शासन आता है हुमायूं के हाथ में। ये हुमायूं खान ये मुश्किल से 2-2.5 महीना तक शासन करता है। ठीक है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से शासन करता है, अयोग्य शासक होता है, ये भी अपने पद से हटा दिया जाता है। इसके बाद जो अंतिम शासन बनता है नसरुद्दीन शाह या नसरुद्दीन महमूद शाह भी लिखते हैं, नसरुद्दीन महमूद शाह भी लिखते हैं, शाह भी लिखा जाता है। ठीक है, ये शासक बनता है। लेकिन अब देखिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ गया। ठीक, ये कहा गया। अब देखिए ये शासक बन गया, इसको भी अभी हम अटैच करने की कोशिश करेंगे उसको भी। नसरुद्दीन महमूद शाह गद्दी बैठ गया और इसका एक कहा जाए इसका एक वजीर था, मलिक सरवर नाम था, एक्स्ट्रा पॉइंट है, मलिक सरवर नाम था। इसको उसने मलिक उस सर्व की उपाधि दी थी, जिसे बोलते पूर्व का स्वामी। मलिक उस सर्व की उपाधि दी थी जिसका नाम था पूर्व का स्वामी। उसे जौनपुर का सूबेदार बना दिया था, और जिसने जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना की थी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। मतलब नसरुद्दीन महमूद शाह का वजीर अब ये नहीं रहा, अब नसरुद्दीन महमूद का वजीर है मल्लू इकादला, एक कुछ नाम था, उसको मल्लू कहा जाता है, तो मल्लू ही नाम लेके चलेंगे। ठीक, इसका वजीर है मल्लू अब।
क्योंकि जो इसका करंट वजीर था मलिक सरवर, इसको प्रमोट करके इसको सूबेदार बना दिया। अब देखिए शासन सही पे चल रहा है, ये लगभग पॉइंट बात है 1396-97 के आसपास की बात है। तो अब देखिए यहाँ पर महमूद शाह दिल्ली में बैठा है और यहीं फिरोज़ाबाद में, फिरोज़ाबाद मतलब बंगाल, फिरोज़ाबाद जो पांडव राजधानी बना दी गई थी उसको फिरोज़ाबाद में नुसरत शाह अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। ठीक, वही नुसरत शाह अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि दिल्ली सल्तनत के दो सुल्तान हो गए हैं, दो सुल्तान हो गए हैं। दिल्ली से लीड कर रहे हैं नसरुद्दीन महमूद शाह और फिरोज़ाबाद से लीड कर रहे हैं नुसरत शाह। अब स्थिति ऐसी है कि दोनों लोग और दोनों आपस में संघर्ष भी कर रहे हैं। तो बदायनी ने इन दोनों के संघर्ष के बारे में लिखा है कि दोनों शहंशाह शतरंज के बादशाहों की तरह, शतरंज के शहंशाहों की तरह आचरण और संघर्ष कर रहे हैं। बदायनी ने ऐसा लिखा है कि दोनों बादशाह या दोनों सुल्तान शतरंज के शहंशाहों की तरह आचरण और संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच संघर्ष में एक तीसरा कैरेक्टर आ जाता है। तीसरा कैरेक्टर कौन होता है? खिज्र खां। ये जो है पंजाब का सूबेदार है, पंजाब का सूबेदार है, ठीक है, सूबेदार। इसने कहा दोनों की लड़ाई हो रही है और हम दिल्ली की सल्तनत ले रहे हैं। ये जो प्लानिंग कर रहा होता है कि दिल्ली की सल्तनत पर अटैक करके दोनों की प्लानिंग, लड़ाई चल रही है, हम अटैक कर लेंगे। लेकिन ये अपनी योजना को परफॉर्म कर पाता कि अब आ जाता है लड़ाई में मेन विलेन 1498 तैमूर लंग। तैमूर लंग देखिए 1498 टू 1398 है, 1498 नहीं, 1398 टू 1405, ये लगभग 7 साल का पीरियड। इसको थोड़ा सा आप रखिएगा। तैमूर लंग का जो पूरी कहानी उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। अब देखिए तैमूर लंग भारत में आता है और लगभग लूट लाट के सब कुछ बर्बाद करके चला गया, ठीक है। मतलब ये कहा गया 2 महीने तक, बदायनी लिखते हैं कि 2 महीने तक दिल्ली में किसी पक्षी ने पर भी नहीं मारा था, इतनी स्थिति खराब करती थी। जब तैमूर लंग वापस आता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में नसरुद्दीन महमूद शाह से युद्ध होता है जिसमें नसरुद्दीन शाह भाग जाता है, फिर दिल्ली को किस तरह बर्बाद करता है वो हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट साल में कवर करेंगे। अब 1401 के पास ये तो भागे गए, अब लौट के नहीं आएंगे, नुसरत शाह अब लौट के नहीं आता है। 1401 के पास नसरुद्दीन महमूद शाह, अब इसको हम शाह करके करते हैं बार बार, ठीक, नसरुद्दीन महमूद और प्लस मल्लू, दोनों इसके वजीर, नसरुद्दीन महमूद शाह का नया वजीर है मल्लू, दोनों ने मिलके सल्तनत में फिर से बनाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये आ रहा है कि जो मल्लू है वजीर कुछ ज़्यादा समझदार है। ये समझदार इतना है कि पूरी शक्ति का केंद्रीकरण कर रहा है, सारी पावर अपने पास रख रहा है। नसरुद्दीन शाह कहता तुम तो भाग जाते हो, जब युद्ध होता तो तुम भाग जाते हो, तो सारी पावर अपने पास रख रहे। तो शाह, ये नसरुद्दीन महमूद शाह से डर रहा होता तो ये जाता है भाग, ये गया भाग, फिर अंडरग्राउंड हो गया। यहाँ भागने की परंपरा ज़्यादा चल रही है। अभी तो हम लोग इतिहास में देख रहे हैं कि सबको एक दूसरे को मार देते हैं, यहाँ भाग ही रहे हैं सब कोई। तो अब यहाँ पे देखिए ये भाग गए, अब इनको थोड़ा सा होल्ड रखिए। यहाँ पे मल्लू क्या करता है 1401 से 1405 तक अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है, अपने आसपास के राज्य को जीतने का प्रयत्न कर रहा है। और जीत में क्या करते हैं कि जो खिज्र खां होता है, ये जो खिज्र खां था ना, इसको तैमूर लंग अपने जो इलाके थे, जैसे मुल्तान था, लाहौर था, दीपलपुर था, ये जो इतने एरिया जीते थे उसका सूबेदार नियुक्त कर देता है खिज्र खां को, ठीक है। तो मल्लू यही गलती कर देता है कि खिज्र खां से युद्ध कर लेता है, खिज्र खां को चैलेंज कर देता है और खिज्र खां और इस दोनों के युद्ध में मल्लू मारा जाता है, ये मारा गया। अब खिज्र खां बचा, मतलब नसरुद्दीन शाह का रास्ता क्लोज कर दिया, रास्ता क्लियर है। अब नसरुद्दीन शाह वापस फिर आ गया, फिर रिटर्न हो गया और 1212 तक शासन करता है। और इसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है 1202 में नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो सत्ता होती है वो दौलत खां को देकर मृत्यु हो जाती है दौलत खां के। अब दौलत खां को खिज्र खां मार देता है, खिज्र खां ने मार दिया और खिज्र खां ने अब 1414 में 1414 में
एक नया वंश सैयद वंश की स्थापना की है खिज्र खान ने। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को आप एक बार फिर से इसको कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा। फिरोज खान की जो डायनेस्टी है इसको समझने की कोशिश करिएगा। गयासुद्दीन तुगलक आता है, अबू बकर आता है, बिन फिरोज, मोहम्मद बिन फिरोज फिर से लौट आया कर मूवी की तरह, लेकिन 4 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हुमायूं खां बनता है, फिर नसरुद्दीन महमूद शाह बनता है। नसरुद्दीन महमूद शाह के समय नुसरत शाह भी आ जाते हैं। 2 सुल्तानों की स्थिति क्रिएट होने लगती है। अब दोनों के ये दोनों के प्रतिद्वंदता चली, इसमें खिज्र खान फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन खिज्र खान फील्डिंग से जाते हैं, लेकिन बीच में तैमूर लंग आ जाता है। तैमूर लंग जब पूरी दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह तबाह कर देता है, प्रतिष्ठा जितनी बची होती है थोड़ी बहुत, जो पालन तक का एरिया होता है उसको पूरी तरह तबाह कर देता है, और जाते जाते खिज्र खान को अपने एरिया का सूबेदार नियुक्त करके जाता है। उसके बाद 1401 में नसरुद्दीन महमूद शाह और उसका वजीर मल्लू दोनों मिलकर फिर से दिल्ली सल्तनत को रिन्यूअल करने की कोशिश करते हैं। जब देखते हैं कि मल्लू के पास सारी पावर जा रही है तो ये महमूद शाह फिर भाग जाता है। मल्लू अपने राज को बढ़ाने चक्कर में 1404 साल तक शासन करता है, और 1405 में खिज्र खान से युद्ध होता है, उसमें मारा जाता है। इधर नसरुद्दीन महमूद शाह 1405 के आसपास फिर से वापस आ जाता है, और 1412 में इसकी मृत्यु होती है। उसके बाद दौलत खान को शासन देता है, और दौलत खान को खिज्र खान मार के एक नया वंश, दिल्ली सल्तनत का एक नया वंश सैयद वंश की नींव पड़ती है। अब इसी के साथ सैयद वंश की शुरुआत होगी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में यहाँ बस तुगलक वंश का हम लोगों ने समाप्ति की। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप फिर से पढ़िएगा। कुछ बच्चों को ये पॉइंट क्लियर नहीं होता है, क्योंकि वो ये चीज़ बस मेन पॉइंट है ये, इसकी डायनेस्टी थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा स्टेट वे में नहीं लिख पाया हूँ, तो कोशिश करिएगा आप साफ साफ लिख लीजिए इसको। तो जब ये समझ लेंगे ना तो आप ये पूरी डायनेस्टी इसको समझ लेंगे। और मेन बात ये है, क्योंकि राइटर जो होते हैं उन्होंने इसके नाम को लेकर कन्फ्यूज़न कर दिया, मोहम्मद बिन फिरोज के नाम को लेकर। अलग जितनी आप अलग अलग बुक पढ़ते जाएंगे अलग अलग नाम इसका मिल जाएगा। मैंने कहा था मोहम्मद बिन फिरोज नाम है, नसरुद्दीन, मोहम्मद शाह, मोहम्मद खान, मोहम्मद शाह, शहजादा महमद, ये सब शहजादा महमद, ये सब नाम इसी के ही हैं, इसी के बारे में सब बताते हैं। यहीं से कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है। तो हम लोगों ने परवर्ती शासकों के बारे में किया। आपने देखा किसी भी योग्य शासक नहीं आया, कोई भी योग्य शासक नहीं जिसमें राजनीति की समझ हो, सबसे बड़ी बात सैन्य योग्यता हो, निरंकुशता की भावना हो, केंद्रीकरण की केंद्रीय शक्ति पर नियंत्रण कंट्रोल करने की कोशिश हो, अभी तक नहीं आया। मैंने शुरुआत में बताया था अलाउद्दीन के टाइम में दिल्ली सल्तनत में वही शासक शासन करेगा जिसके पास सत्ता को इस कंट्रोल करने की पावर होगी, जो अभी तक परवर्ती शासकों में किसी को नहीं मिली, जिसके कारण तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। ओके, तो यहाँ से तुगलक वंश समाप्त होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तैमूर लंग को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। किस तरह भारत पे आता है, क्या उसके उद्देश्य होते हैं, किस तरह उसमें भारत में अत्याचार करते हैं, उसके बाद भारत की क्या स्थिति होती है। तो यही है 1398 से 1401 के टाइम का पीरियड। लेकिन तैमूर लंग का कोई खास लंबा पीरियड नहीं रहा, लगभग 15 दिन भारत में रुकता है, और 15 दिन में सब कुछ तहस नहस कर दिया उसने। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ हम लोग तैमूर लंग के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में हम लोग पूरी स्लाइड होगी वो बेसिकली बेस्ड होगी तैमूर लंग पर। ओके, तो तैमूर लंग के बारे में, भारत पर आक्रमण, उसके बाद क्या स्थिति बनती है, उस पर हम लोग पूरा सा इसको बेस्ड करेंगे। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में इसका अटैक हुआ था। ठीक, 1398। अब देखिए थोड़ा शुरुआत से लेके चलते हैं। तैमूर लंग, इसका जो वास्तविक नाम था वो था आमीर तैमूर, इसका वास्तविक नाम था आमीर तैमूर। 1336 के आसपास इसका जन्म हुआ था, ट्रांसऑक्सियन के कैच नामक जगह पर, ट्रांसऑक्सियन की कैच नामक जगह पर इसका जन्म हुआ था। एक युद्ध में इसकी एक टांग चोटिल हो गई थी, जिसके कारण ये जीवन भर लंगड़ाता रहा, इसीलिए इसका नाम तैमूर लंग या तैमूर लंगड़ा कहा जाता है। तैमूर लंग या तैमूर लंगड़ा कहा जाता है इसको। ओके, एक युद्ध में इसकी वो हो गई, टांग छूट गई। अब परिचय हो गया। अब देखिए 1369 के आसपास ये समरकंद की गद्दी पर बैठता है, समरकंद की गद्दी पर बैठता है। ओके, और ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, यहाँ को अपना आधिपत्य जमा लेता है।
आधिपत्य जमा लेता है। ठीक, और पॉइंट आते हैं, बहुत निर्दयी टाइप का, अत्याचारी टाइप का अपने शासक रहा। तो देखिए, दिल्ली की स्थिति, दिल्ली सल्तनत की स्थिति दुर्बल हो रही थी, ये मैंने पॉइंट में बताया था। दिल्ली की सैन्य स्थिति काफ़ी दुर्बल हो चुकी है, उसके अंदर भ्रष्टाचार फैल चुका है। सिर्फ भौतिक समृद्धि के बिसात पर आप सल्तनत को नहीं चला सकते। ठीक, समरी के तौर पर हम बता सकते हैं कि दिल्ली की स्थिति वो काफ़ी दुर्बल थी और ये एक अपनी अब लड़खड़ाती हुई स्थिति में चल रही थी। इस बात को सभी परिचित थे। जैसे खिजर कहाँ दिल्ली पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, उसी प्रकार तैमूर लंग ने भी दिल्ली पर अटैक करने की, दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने की योजना बनाई। लेकिन कारण क्या रहेगा, दिल्ली पर हम अटैक क्यों कर रहे हैं? एक कुशल क्या जाए राजनीतिक या कुशल कूटनीति के तहत उसने क्या कहा कि मैं अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धर्म के हित में वहाँ अटैक कर रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा मूर्ति पूजा को मुझे वहाँ ख़त्म करना है, भारत में मूर्ति पूजा ख़त्म करना है। जो वहाँ के जो शासक हैं उनकी सहिष्णुतापूर्ण नीति का अभी तक सफल नहीं हो पाया। इस्लाम के उदय के इतने सालों बाद भी भारत में मूर्ति पूजा चल रही है। इस मूर्ति पूजा को मुझे ख़त्म करना है और इसीलिए मैं भारत पर अटैक कर रहा हूँ। ठीक, दूसरी बात, दूसरे इतिहास का बोलते हैं कि वो भारत में शासन करने की इच्छा से, दिल्ली सल्तनत पर कोई शासन करने की इच्छा से उसने भारत पर अटैक किया था। लेकिन नहीं, दोनों कारण वास्तव रूप में गलत हैं। जो सही कारण है वो ये है कि सिर्फ मेन कारण है कि धन लिप्सा, वो धन चाहता था, लूटना चाहता था, इसी आधार पर उसने भारत पर अटैक किया था। ना तो उसे मूर्ति पूजा से कोई मतलब था और ना ही वहाँ के शासन से, क्योंकि 15 दिन भारत में रुका, उसके बाद वो वापस चला गया। ओके, तो इस आधार पर उसने अटैक किया भारत पर। अब आगे बढ़ते हैं 1938 के आसपास, 1938 नहीं 1398 के आसपास ये भारत में समरकंद के रास्ते भारत आता है। और सबसे बड़ी बात है कि आते आते रास्ते में जितने लोग होते हैं उनके गांव और नगरों में आग लगाते हुए और हत्याएं करते हुए आता है, हत्याएं करते हुए यहाँ आता है। और दिल्ली सल्तनत में जब पहुँचता है तो नसरुद्दीन महमूद ओके, ये सामने बैठ जाता है। नुसरत शाह तो फिरोजाबाद में, तो उनसे कोई मतलब ही नहीं, तो उधर निकल लेते हैं। इधर दिल्ली में नसरुद्दीन महमूद मिल जाता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है। लेकिन युद्ध करने से पहले जब वो रास्ते पर आता है तो उसने 1 लाख हिंदुओं को बंदी बनाया था, 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना दिया था। तो इनके वो कत्ल करवा देता है, इनकी हत्याएं करवा देता है। क्यों? क्योंकि वो उसका सोचना था कि युद्ध में किसी तरह की हिंदू हस्तक्षेप ना करें, परेशान ना करें, किसी तरह की हमारी परेशानी ना उत्पन्न करें, इसलिए उनकी हत्याएं करवा देता है। उसके बाद नसरुद्दीन से उसका युद्ध होता है, नसरुद्दीन से युद्ध होता है जिसमें नसरुद्दीन हार गया। ठीक, हार गया। अब हारने के बाद क्या स्थिति बन रही है? हारने के बाद तैमूर सिंहासन में बैठा है, सिंहासन में बैठ गया। और इसके बाद सारे उलेमा नागरिकों के नेतृत्वकर्ता के रूप में आते हैं और उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि भाई अब तुम्हें जो जीतना था जीत लिया, हमको बख्श दो, हमको ना मारना। तो तैमूर उनकी बात मान जाता है कि कहता है कि ठीक है, हम दिल्ली की जनता को नहीं मारेंगे, स्वीकार कर ली, उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। लेकिन जो तैमूर की सेना थी वो दिल्ली की जनता पर अत्याचार कर रही थी, उनको परेशान कर रही थी, उन पर अवांछनीय कहा जाए अत्याचार कर रही थी, जिससे जनता और उनके सैनिकों के बीच में कहा जाए विद्रोह हो गया या लड़ाई हो गई या कहा जाए प्रतिरोध किया, प्रतिद्वंद्विता आ गई। जिससे ये बात जब तैमूर को पता चल गई तो तैमूर को अत्यधिक क्रोध आया और उसने कत्ले-आम का आदेश दे दिया, कत्ले-आम का आदेश दे दिया, जिससे कहा जाए लाखों लोगों की हत्याएं कर दी गई। दिल्ली की जनता में लाखों लोगों की हत्याएं कर दी गई। 15 दिनों तक ये रक्तपात चला, कोई भी नहीं बच रहा था। और या देखिए 2 ही तरह के लोग बचे, या तो वो मर चुके थे और या फिर वो मुसलमान बन गए थे। ठीक, इस तरह के लोग बच रहे। तो बदायनी ने लिखा भी है इसके बारे में, बदायनी ने नहीं लिखा, अब इतिहासकार तो मुझे याद नहीं है। एक इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि हिंदुओं के सिर के ऊंचे ऊंचे शिखर मीनारें खड़ी कर दी गई, हिंदुओं के सिर के ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी कर दी गई और उनके शवों को हिंसक पशु पक्षियों का
भोजन बना दिया गया, पशु पक्षियों ने भोजन बनाया। एक बार फिर से एक इतिहासकार है, मुझे नाम नहीं याद है उसका, तो इतिहासकार लिखते हैं कि हिंदुओं के सिर पर ऊंचे ऊंचे मीनारें खड़ी कर दी गई और उनके शवों को हिंसक पशुओं और पक्षियों ने अपना भोजन बनाया। आगे यही बात है कि जो लोग बच जाते हैं उनको मुसलमान बना दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है, इतना हिंसक किया है। इसके बाद तैमूर 15 दिन बाद भारत के बाहर चला जाता है, जो वापस लौट जाता है, क्योंकि उसे भारत में शासन करने की कोई इच्छा नहीं होती, जितना लूट सकता है लूट लेता है और वापस चला जाता है। और मैंने बताया खिजर खां को सूबेदार नियुक्त करके वहाँ पर वापस चला गया। अब देखिए इसके बाद की स्थिति क्या बनी। इसने इतना अत्याचार किया था, इतना पूरी दिल्ली सल्तनत को तहस नहस करके रख दिया था। उसको रिकवर करने में ही कहा कहते कि 4 से 5 साल लग गए, रिकवर करने में 4 से 5 साल लग गए। इससे बहुत, क्योंकि उसने फसलों को जला दिया और अन्न के भंडार थे उनको लूट लिया या उनको बर्बाद कर दिया। तो किससे क्या हुआ, अनाज की कमी हो गई, फसल जल गई है। इससे क्या हुआ, अकाल फैल गया, अकाल पड़ गया, दुर्भिक्षा फैल गई। और थोड़ी बहुत कमी थी क्योंकि इतने शव फैले हुए थे, इतने रक्तपात के शव, उससे महामारी फैल गई और जिससे जल और वायु दोनों प्रदूषित हो गए। स्थिति देखिए कितनी खराब हो गई और इस जलवायु में दोनों प्रदूषित हो गए। तो बदायूनी लिखते हैं कि जो लोग बच गए वो महामारी और अकाल से मर रहे थे। दिल्ली में 2 महीने तक किसी पंछी ने भी पर नहीं मारा था। दिल्ली में 2 महीने तैमूर जाने के बाद 2 महीने तक किसी पंछी ने भी पर नहीं मारा था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी। ठीक है, धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हुआ और 1401 के आसपास फिर वही मैंने बताया 1401 नसरुद्दीन महमूद शाह और मल्लू आके स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। 1405 में स्थिति आने लगती है वैसे ही। तो इतना ही सामरिक तौर पर इतना आप जान लीजिए, तैमूर लंग समरकंद का शासक था जो दिल्ली पर आया था, सिर्फ धनलिप्सा का मतलब लूटने के उद्देश्य से आया था। 15 दिन तक ही उसने सबको तहस नहस कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जितना रक्तपात, जितना अत्याचार और जितनी तबाही भारतीय इतिहास में तैमूर लंग ने अभी तक मचाई थी, उस तक किसी भी शासक ने नहीं मचाई थी। पूरी तरह दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। सिर्फ एक ही कारण था, मेन कारण था मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की उन्माद विजय नीति, काल्पनिक योजनाएं और मूर्खतापूर्ण नियंत्रण। ठीक है, ये तीनों नीतियों के कारण ही इस स्थिति, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की नीति के कारण ही फिरोज शाह तुगलक रिकवर नहीं कर पाता और फिरोज शाह तुगलक के बाद पूरी सल्तनत गिरने लगती। मैंने इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक का नाम लिया, क्योंकि जो कहा जाए गिरावट शुरू हुई तुगलक वंश की, जो गिरने की स्थिति, पतन की स्थिति शुरू हुई, वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल से शुरू हो गई थी। क्योंकि जो उसके मूर्खतापूर्ण नीति, राजस्व की कमी और असंतोष, अमीरों में असंतोष, ये सब जो भावनाएं आ रही थी, जनता में असंतोष, जनता में विद्रोह की भावना आ रही थी, वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल से आना शुरू हो गई थी। सिर्फ फिरोज शाह तुगलक ने तो सिर्फ एक जनता में भौतिक समृद्धि प्रदान करने की एक अच्छी कोशिश की, लेकिन उसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक, इसी परिणाम स्वरूप तैमूर लंग भारत में आता है और उतनी तबाही मचा चला जाता है और कोई उसको रोकने वाली हिम्मत नहीं कर पाता। ठीक, तैमूर लंग के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं, उसके उद्देश्य से पुटअप किया जाता है, उसका वास्तविक नाम क्या था, कितने दिन भारत में रुका था। ठीक, इसी तरह कुछ खास इसके बारे में पूछा नहीं जाता। ओके, तो इस तैमूर लंग के पढ़ने के बाद अब हम लोग चले आज की फाइनल स्लाइड में, जहां हम लोग तुगलक वंश के अंत के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश के जो अंत के मेन कारण थे उस पर हाईलाइटली देखने के बाद आज का वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे। छोटा सा वीडियो था, इसीलिए आज का टॉपिक यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सैयद वंश कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ हम लोग तुगलक वंश के पतनों के कारणों पर थोड़ा सा हाईलाइटली देख लेते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं। आज की संभवतः लास्ट स्लाइड होगी और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की ही संभवतः लास्ट स्लाइड होगी। इसके बाद तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक के पढ़ने के बाद अब हम लोग फिर तैमूर लंग के बारे में पढ़ लिया, चर्चा कर ली, कितना अत्याचारी शासक था, लाखों लोगों को इसने मारा, अत्याचारपूर्ण नीति थी, फसलों को जला दिया और अन्नगार लूट किया, दुर्भिक्षा फैल गई, महामारी फैल गया, अकाल फैल गया, जिससे लोग या तो लोग बच रहे या तो लोग
मुसलमान बन रहे थे या मारे जा रहे थे। उसके बाद दिल्ली में जो बच गया वो महामारी से मारा गया। तैमूर लंग के बाद नसरुद्दीन महमूद शाह मल्लुक बीच में संघर्ष होता है। उसके बाद खिजर खां सैयद वंश की नींव डालते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण तुगलक वंश का पतन हो गया। क्योंकि देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर दिल्ली सल्तनत का कार्य क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत रहा, जिसमें उड़ीसा, असम, नेपाल, कश्मीर इस सब को छोड़ दें तो भारतीय उपमहाद्वीप सब दिल्ली सल्तनत में आते थे। लेकिन ये धीरे धीरे कंसोलिडेट होना शुरू हुआ और नसरुद्दीन महमूद के टाइम पर ये कंसोलिडेशन इतना हद तक पहुंच गया, इतना दिल्ली सल्तनत का राज्य इतना श्रिंक हो गया था कि सिकुड़ते सिकुड़ते लोग व्यंग करने लगे थे कि जगत के स्वामी शहंशाह का शासन दिल्ली से पालन तक है। मतलब पालन तो मैंने बता चुका हूँ, 7 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, एक एयरपोर्ट है। तो इतना लोग व्यंग करने लगे थे। इन सब कारणों का और इन्हीं सब का दिल्ली सल्तनत के श्रिंक होने के कारण लोगों ने उसकी दुर्बलता का फ़ायदा उठाया, जिसका तैमूर लंग का एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। फिर खिजर खान ने बिल्कुल साफ ही कर दिया और नए वंश की नींव डाली सैयद वंश। तो बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कि तुगलक वंश के खत्म होने के पीछे क्या क्या कारण थे। सबसे पहला कारण था मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप लोग कहेंगे ये कोई कारण थोड़ी नहीं, ये तो नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ ये नाम है, लेकिन इसके 3 कारण हैं। इससे ही 3 कारण जन्म लिया। इसकी काल्पनिक योजनाएं, जनता में असंतोष आया। उन योजनाओं के बारे में आप वीडियो देखिएगा, उसमें आप देखेंगे काल्पनिक योजनाएं जिसमें जनता में असंतोष आया, जनता ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। और कठोर दंड जरा जैसे बाद में जो कठोर दंड है उसके द्वारा जो उस जनता के साथ साथ जो उसके दरबारी अमीर जो सूबे जो सहायक थे वो भी उससे डरने लगे थे। और तीसरी बात उसकी उदारता से उसके कारण जो निरंकुशता की कमी आने लगी, तो उसमें जो शासक के प्रति जो भय था वो लोगों में डर खत्म हो गया था। कहा जाए जो उसके दरबारी अमीर थे, जो इंटरनल लोग थे, जो इसकी ब्यूरोक्रेसी थी वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी। वो साजस में शासन को ही चूना लगाने लगे थे धीरे धीरे। तो इसके कारण इन सब नीतियों के कारण ही राजस्व की हानि हुई, शासन व्यवस्था पूरी तरह खराब हो गई। अब दूसरी बात, दिल्ली सल्तनत, इसमें तुगलक वंश कैसे खत्म हो रहा है? तुगलक वंश इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि तीनों चीज़ें इंटरनल कमजोरी आ गई, शासन में प्रशासन की कमजोरी आ गई। उसके कारण जो अन्य राज्य थे उसकी कमजोरी का फायदा उठाने लगे। फायदा के जैसे दक्षिण में आपने देखा विजयनगर और बहमनी वंश के 2 नए राज्य आ गए। ठीक, बंगाल अलग हो गया, सिंध अलग हो गया। तो इस तरह जो नए राज्य थे वो धीरे धीरे अलग हो रहे थे। क्यों अलग हो रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि अब हमको सुरक्षा सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकती है, क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो रही है तो उस पर कोई ना कोई अटैक करेगा और हम भी इसके साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो हमारे भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, हमारा भी राज्य चला जाएगा। तो इन्होंने अपनी सुरक्षा का एक ही रास्ता अपनाया कि विद्रोह करो और स्वतंत्र हो जाओ। इस पॉलिसी से आने से धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश का राज्य था वो श्रिंक होना शुरू हो गया, कंसोलिडेट होना शुरू हो गया, खत्म होना शुरू हो गया। दूसरा, फिर आया फिरोज शाह तुगलक पे देख लेते हैं। अब फिरोज शाह तुगलक ने, देखिए जो पुराने टाइम मोहम्मद बिन तुगलक ने गलतियां की थी उसको सुधारने की तो कोशिश की। मैंने कहा था उसने भौतिक सुख को सुधारने की कोशिश की, ना कि सैन्य स्तर पर कोई भी चीज़ को सुधारने की कोशिश नहीं की। मेरा मतलब है सैन्य स्तर पर 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आपको निरंकुश होना पड़ेगा, जो अलाउद्दीन की पॉलिसी थी, निरंकुश शासक उनका, और दूसरी बात सैन्य कठोरता से आपको शासन करना पड़ेगा। इन दोनों ही नीतियों में फिरोज शाह तुगलक असफल रहा, जिसके कारण सामंती प्रथा अप्लाई कर दी गई। सेना में भ्रष्टाचार फैल गया, अनुशासनहीनता आने लगी। फिर उसको पता था जागीरदारी प्रथा का शासन में भ्रष्टाचार फैल रहा है, फिर भी उसने उदारता की नीति का ऐसा नहीं करने दिया। फिर और आगे देखते हैं कि उसने अमीरों उलेमाओं का हस्तक्षेप करने लगा, इसके कारण शासन कमज़ोर हो गया। कुल मिला के यदि सैन्य स्थिति पर वो कमजोर अपना कहा जाए स्टैंड बनाए रखता तो सैनिक स्तर पर उसका शासन काफ़ी हद तक मजबूत रहता। शासन मजबूत रहता तो
काफ़ी स्तर शासन मजबूत रहता, तो जो एक दुर्बलता आने लगी, सैन्य स्तर पर जो दुर्बलता आने लगी, इसलिए तो पूरी कहा जाए अपना राज्य में जो शासन, राज्य में इंटरनल पॉलिसी को तो तबाह न कर ही दिया था, और साथ ही साथ शासकों से जो कोऑर्डिनेशन बनना था वो धीरे धीरे हटने लगे थे, ताकत घटने लगी थी। लेकिन इसकी जो पॉलिसी थी उससे हमारी इंटरनल पॉलिसी, जो मेन हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसी को उसने तोड़ दिया। जब तक डिफेंस में अनुशासन नहीं होगा, जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अनुशासन और भ्रष्टाचार, अनुशासन को हटाकर भ्रष्टाचार को इसको इन्वॉल्वमेंट कर दिया, जिसके कारण ये सैन्य प्रशासन फेल हो गया। ओके, ये चीज़ें समझने वाली, ये चीज़ें नोट डाउन करने वाली नहीं, ये चीज़ समझने वाली हैं। जस्ट ए मिनट, ये चीज़ समझने वाली है। अब और आगे देखते हैं। अब दिल्ली सल्तनत में जो सबसे बड़ी कमी थी, अब जो समझ में आ रही, जो दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी कमी समझ आ रही, मैंने बताया इसमें कमी है सैन्य के, यही बात अब जो सामने आ रही है कि दिल्ली सल्तनत में जो स्थिरता बनी है, अभी तक स्थिरता बनी है, वो सिर्फ इसीलिए बनी रही क्योंकि निरंकुशता से शासन किया गया और केंद्रीय नियंत्रण अपने हाथ में रखा गया। अलाउद्दीन का टाइम देख लीजिए, खिलजी वंश देख लीजिए, गुलाम वंश देख लीजिए, बलबन को देख लीजिए, गयासुद्दीन तुगलक को देख लीजिए, जब तक उनके हाथ में सत्ता रही, अलाउद्दीन खिलजी को देखिए, जब तक उनके हाथ में केंद्रीय कंट्रोल रहा, उन्होंने निरंकुशता से शासन किया और निरंकुशता शासन को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। केंद्रीय कंट्रोल की भावना अब कम आ गई, केंद्रीय नियंत्रण का खत्म हो गया आपका नियंत्रण। दूसरी बात, योग्य शासक ही नहीं है जिसमें राजनीति की सूक्ष्मदर्शिता का गुण हो, ऐसा भी कोई शासक नहीं है। देख लीजिए आप हुमायूं, सिकंदर शाह और जितने जल्दी जल्दी शासक आ रहे थे, उसमें किसी भी ने भी कोशिश ही नहीं की सुधार करने की। तो कहा जाए एक केंद्रीय नियंत्रण की कमी रही, जिसके कारण स्थितियाँ खराब हुई। 4 नंबर पे और आगे देखते हैं, और क्या पॉइंट बताया गया कि शासकों ने कोशिश ही नहीं करी, प्रयत्न ही नहीं किए, जो राज्य जा रहे थे उनको जीतने का प्रयत्न ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं की। यही बात मैं बता रहा, कोशिश ही क्यों नहीं की, क्योंकि देखिए दक्षिण के राज्य चले गए, सिंध चले गए, बंगाल चले गया, अब लोगों ने इसका नज़ीर बना दिया, सभी सूबेदारों ने इसका नज़ीर बना दिया, क्योंकि जब वो चले गए उनको कोई नहीं, किसी ने कुछ कहा तो हमसे कौन शोकास नोटिस जारी हो जाएगा। तो उन्हें इसी के हिसाब से, जैसे राजस्थान है, ग्वालियर है, इन्होंने भी अपना स्वतंत्रता घोषित कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्रीय नियंत्रण के अभाव और सैन्य संगठन की कमजोरी के कारण लोगों में अब डर नहीं रहा था। सब जो अन्य शासक थे अधीन सरकार से, उनमें किसी तरह का डर नहीं रहा था, जिसके कारण अब राज्य अलग होने लगे, दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होने लगी। फिर एक और पॉइंट आता है इसी से कोरिलेट करते हुए, क्योंकि सैनिक संगठन कमज़ोर है, उसके कारण क्या हुआ कि जनता में राजभक्ति की कमी आ गई। अब राजभक्ति किससे करो, जनता को डराओ कैसे, क्योंकि सेना तो हमारे पास है ही नहीं, और सेना है वो कमज़ोर पड़ी, उसमें आधे ज़्यादा भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं। दूसरी बात, इसी के कारण सैन्य संगठन का जनता में राजभक्ति की कमी आई, राजस्व से डेवलप नीतियाँ और राजस्व नीति और राजस्व वसूली नीति और कानून की प्रणाली, सब कानून की व्यवस्था सब कुछ बिगड़ गई, कानून व्यवस्था सब कुछ बिगड़ गई। इन्हीं सब कारणों से तुगलक वंश का अंत होने लगा। ठीक, क्योंकि बीज बोया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसको रिपेयर नहीं कर पाया फिरोज, और धीरे जो अन्य शासक है उसमें शासन की निरंकुशता की कमी और केंद्रीकरण का अभाव, ये दोनों कारण धीरे धीरे वही अभाव सूबेदारों में, वो एक वायरस जो चला था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, वो धीरे धीरे पहले सूबेदारों में फैला और फिर जनता में फैल गया, और धीरे धीरे अन्य राज्य शासकों को मौका मिला और उन्होंने तुगलक वंश को ख़त्म कर दिया। अब इसके बारे में राइटर कहते हैं जितने तत्व, अगर जितने तत्व सामने आए, अगर इन तत्वों को डीपली अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये पाएंगे कि तुगलक वंश में जितना शासन कर लिया, तुगलक वंश शासन जितना शासन किया उतना ही पर्याप्त है। यदि इससे ज़्यादा शासन करते तो हमको आश्चर्य होता, क्योंकि इतने सारे कमियों के कारण कोई भी शासन लॉन्ग टर्म पे नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आज छोटा वीडियो है, कोशिश करता हूँ कि अब और ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग सैयद वंश के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली वंश लगभग 80% के आसपास कंप्लीट हो चुका है,
सैयद वंश और लोदी वंश थोड़ा सा बाकी हैं। उनके सैयद वंश तो मुझे लगता है एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, और लोदी वंश के बारे में 2 से 3 वीडियो बनेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप क्वेश्चन याद रखिए, भारत पे सबसे पहले इस्लामिक अटैक कब हुआ था, भारत इस्लाम से कब परिचित, भारतीय लोग कब परिचित हुए थे, पहला अटैक कब हुआ था, दूसरा जजिया कर फर्स्ट फॉल किस शासक ने भारत में इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग सैयद वंश की स्टार्टिंग करते हैं। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, अपनी राय अवश्य दीजिए, मोटिवेशन मिलता है अपने कमेंट सेक्शन में, अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं, अच्छे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी कमेंट्स हों अपने अवश्य बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए